हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। हम इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किन आधारों पर आया, अर्थात 1935 के पूर्व ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम में ऐसे कौन से खास प्रावधान किए गए जो 1947 तक चलते रहे। तो इन पर हम तमाम तरीके से हम भारत शासन अधिनियम पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में मदद करेगा। चलते हैं हम लोग कि भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है, कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके लाने के पूर्व ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसका आधार क्या है, उन आधारों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला आधार जो है उसका वो है 1927 साइमन कमीशन का गठन। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और इस साइमन कमीशन में चूंकि इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, जिसके कारण इस साइमन कमीशन को भारत का तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, और उसके बाद 30 जून 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा, और इस प्रकार ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनी। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी 1935 का अधिनियम लाने के लिए, क्योंकि 1935 के अधिनियम में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, उन सारी रिपोर्ट्स को 1935 के अधिनियम में अंगीकृत किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो 10 अगस्त 1928 को रखी गई थी। दूसरी इसकी घटना है जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव जो है 19 मार्च 1929 को प्रस्तुत किए गए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है 1935 के अधिनियम को लाने के लिए। दूसरी बात हम उसके पूर्व और देखते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। इसमें एक खास बात आपको ये मैं बता दूं कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31 और 32। तो इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किस व्यक्ति ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे भारत की ओर से जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये है 1935 के अधिनियम को लाने के मुख्य आधार। दूसरा एक है श्वेत पत्र का प्रकाशन। अब श्वेत पत्र का प्रकाशन 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक श्वेत पत्र का प्रकाशन किया गया। इस श्वेत पत्र में प्रायः साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें थी। जो श्वेत पत्र यहाँ जारी किया गया था उसमें साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट की सिफारिशें थी। अर्थात अब देखेंगे कि सबसे पहले कि श्वेत पत्र आखिर में होता क्या है, किसको कहते हैं हम श्वेत पत्र, क्योंकि सरकार जो होती है समय समय पर श्वेत पत्र लाती है। आपने देखा होगा यूपी की सरकारों ने श्वेत पत्र लाया, अपने केंद्र की सरकारें जो है वो श्वेत पत्र लाती है। तो आखिर ये श्वेत पत्र होता क्या है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। तो श्वेत पत्र एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार या कोई भी संस्था किसी विषय, कोई मुद्दा अथवा नीति या समस्या पर अपनी कार्रवाई या अपनी सफाई देती है, जिसी को कहते हैं श्वेत पत्र। अब बात करते हैं कि ये जो श्वेत पत्र है इसकी परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई। तो 1922 में आप देखेंगे 1922 में ब्रिटिश संसद में सबसे पहला श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था चर्चिल के द्वारा। चर्चिल ने सबसे पहले व्हाइट पेपर का प्रयोग किया था 1922 में,
तभी से ये परंपरा लगातार चलते आ रही है और आज भी श्वेत पत्र की परंपरा चल रही है। तो ये है श्वेत पत्र। अब इसी श्वेत पत्र के आधार पर ये जो श्वेत पत्र है, ये श्वेत पत्र अर्थात आया गया था इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको प्रकाशित किया गया था और उसी के आधार पर श्वेत पत्र लाया गया था। तो इसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, इसी श्वेत पत्र के आधार पर, जिसमें अब ये जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो बना, तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अब बात करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। हमने ये आधार देखा कि 1935 का जो अधिनियम बना, वो उस अधिनियम को बनने में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। तो जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया वो है कि 1935 का, जिसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, कौन सी खास विशेषताएं हैं इस अधिनियम की। तो सबसे पहली विशेषता है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। इस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव इसमें रखा गया। और दूसरी इसकी खास विशेषता है कि संघ तथा प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ तथा प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन, अर्थात इस जो 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में, इस अधिनियम की जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। अब ये 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो 3 सूचियों में थी एक संघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा था समवर्ती सूची, जिसको हम आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में हम पढ़ते हैं 3 सूचियों का उल्लेख। तो वह है संघ सूची और हमारे यहाँ होती राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो 1935 के अधिनियम में जो शक्तियों का विभाजन किया था, तो वो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया था। संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए थे और इसी प्रकार समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे, जिन पर कानून बनाने का अलग अलग संघ को और प्रांतों को अधिकार था। तो ये इस प्रकार से संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों का विलय किया गया और देशी रियासतों का विलय करते समय इस बात का ध्यान रखा गया, इसमें यह कहा गया कि जो देशी रियासतें होगी वह हस्ताक्षर करके अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के आधार पर वे इसमें संघ में शामिल हो सकेंगे। तो इस प्रकार एक शर्त रखी गई और देशी रियासतों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रखी गई थी। चौथी इसकी खास विशेषता ये थी कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और द्वैध शासन की स्थापना करते हुए 2 प्रकार के विषय इसमें रखे गए। एक है संरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। तो संरक्षित विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो था गवर्नर जनरल को संरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था और हस्तांतरित विषयों पर मंत्री परिषद को अधिकार दिया गया कानून बनाने का। और इस प्रकार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। आगे अपन और भी इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो 5वीं इसकी विशेषता है केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक अर्थात केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था की गई। एक सदन कहलाया इसका राज्य परिषद और दूसरा सदन कहलाया इसका केंद्रीय विधानसभा। और इस प्रकार केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था
स्थापित की गई। एक है राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। और इस प्रकार ये जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद के लिए कुल 260 सीटें रखी गई, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 156 और देशी रियासतों के लिए 104 सीटें रखी गई। इस प्रकार 260 सीटें राज्य परिषद के लिए रखी गई। केंद्रीय विधान परिषद के लिए आप देखेंगे तो केंद्रीय विधान परिषद, जिसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ये कहलाया निम्न सदन और ये कहलाया उच्च सदन। ठीक है, जिस प्रकार हम अभी वर्तमान में हम उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं, तो उसी प्रकार 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें राज्य परिषद को उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता था। तो अब केंद्रीय विधान सभा में जो सीटें थी, कुल सीटें थी 375 और इन 375 सीटों में 250 सीटें जो थी वो प्रांतों के लिए थी और 125 सीटें जो थी वो रियासतों के लिए थी। तो इस प्रकार से ये बंटवारा किया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। अगली जो विशेषता देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। अर्थात संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें गवर्नर जनरल को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार था। अर्थात राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। सातवीं इसकी विशेषता है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और जिसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया, साथ ही प्राथमिक और पुनर्विचार का अधिकार भी दिया गया। लेकिन खास बात इसमें यह थी कि इसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार तो दिया गया, प्राथमिक और पुनर्विचार करने का भी अधिकार दिया गया, किंतु अब भी अंतिम निर्णय का जो अधिकार था वह प्रीवी काउंसिल के पास सुरक्षित था। प्रीवी काउंसिल के पास सुरक्षित था। अंतिम फैसला देना या अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार था वो प्रीवी काउंसिल के पास सुरक्षित था। अगली इसकी विशेषता देखते हैं विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन के अंतर्गत हम देखते हैं तो भारत को कुल 11 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। 11 प्रांतों में भारतीय विधानसभा भारत को 11 प्रांतों में विभाजित किया गया था और ये 11 जो प्रांत थे वो कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, फिर था पंजाब, ठीक है, फिर बिहार, मध्य प्रांत और बरार। ठीक, और आगे हम देखते हैं तो और है आसाम, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र, उड़ीसा और सिंध। ये 11 प्रांतों में भारत को बांटा गया था, भारत को विभाजित किया गया था और इस प्रकार विधानसभा का गठन इन 11 प्रांतों में किया गया था। अर्थात भारत में 11 प्रांतों की व्यवस्था की गई थी, 11 विधानसभाओं की व्यवस्था कर दी गई थी और इन 11 प्रांतों में विधानसभाओं का चुनाव भी जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही कराए गए थे। आगे देखेंगे, हम उस पर हम चर्चा करेंगे। अगली विशेषता इसकी प्रांतीय विधायिका का अधिकार। प्रांतीय विधायिका का अधिकार अर्थात प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार था। ये प्रांत की जो विधायिका थी या विधानसभाएं थी, इन विधानसभाओं को अपने प्रांत में समवर्ती सूची और प्रांत की जो प्रांतीय सूची थी उस पर कानून बनाने का अधिकार इन प्रांतीय विधायिकाओं को प्रदान किया गया। अगली विशेषता हम देखते हैं तो प्रांतीय शासन व्यवस्था के लिए उसके अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। ये बहुत ही
रोचक तथ्य है, ये याद रखना है आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। तो ये तमाम विशेषताएं 10 विशेषताएं हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम को दिखाती है, उसका दर्पण और उसका हमको पूरा का पूरा अवलोकन कराती हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं होगी। अब देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव क्या था, किस प्रकार से ये प्रभावी हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के बाद, ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिली 1935 में, और अगस्त 1935 में ही ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के बाद अगस्त 1935 में ही यह जो अधिनियम है वह लागू कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम लागू होने के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए गए। ठीक है, कितने प्रांतों में बांटा गया था भारत को? 11 प्रांतों में, यानी 11 विधानसभाओं में इसको बांटा गया था, जिसके लिए चुनाव हुए थे। कब? 1937 में चुनाव कराए गए। अब इस 1934 में जो चुनाव कराए गए, इसका देखते हैं हम कि इसका परिणाम क्या हुआ, किस प्रकार से ये चुनाव हुए 11 प्रांतों में और किसको कितनी सीटें मिली। तो इन 11 प्रांतों में जो चुनाव हुए, तो उन चुनावों में 6 प्रांतों में कांग्रेस को जीत मिली, 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार रही, मिलीजुली सरकार बनी, और एक प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी को विजय हुई, और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी को विजय हुई। इस प्रकार से ये पूरे 11 विधानसभाओं में 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, जिस प्रकार से 6 प्रांतों में कांग्रेस, 3 में मिलीजुली सरकार, एक प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी और एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी को जीत मिली। और इस प्रकार यह एक चुनी हुई सरकार बनाई गई। अब बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है, ये कब तक प्रभावी रहा। तो ये प्रभावी रहा 14 अगस्त, याद रखने योग्य बातें हैं, इसको याद रखिएगा, 14 अगस्त 1947 तक ही यह जो अधिनियम है 1935 ये प्रभावी रहा। और चूंकि 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही भारत देश आज़ाद हो गया, और दो राष्ट्र यहाँ पर, 2 राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई, 2 राष्ट्रों का जन्म हुआ, एक हुआ पाकिस्तान और दूसरा हुआ भारत। तो इस प्रकार 2 राष्ट्रों का उदय हो गया, और वहीं पर इसी समय में 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है वह निष्क्रिय हो गया, समाप्त हो गया। तो ये है पूरा का पूरा भारत सरकार अधिनियम 1935। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लाभदायक होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर अपने दोस्तों तक भी करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और ज्ञानार्जन कर सकें। धन्यवाद।